सो हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कवर किए थे। आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट जो है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर पार्ट आज कवर करेंगे। उसका कंप्लीट एग्जांपल्स क्या क्या एग्जांपल्स है वो कवर करेंगे। बच्चों देखो, आज मैं जो क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें से बहुत सारा पार्ट आपके एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड क्वेश्चन। आपको अगर भरोसा नहीं तो पीवाईक्यू उठा के देख लेना, मैं जो जो क्वेश्चन बोलूंगा वही क्वेश्चन और उस टाइप का क्वेश्चन गारंटेड आता है। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्योंकि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले थ्योरम 1.2 क्या है ना, ई पी बी ए प्राइम नंबर। देखो इस थ्योरम का प्रूफ तो नहीं आ रहा है आप लोग का, लेकिन ये प्रूफ, ये जो थ्योरम है आपको रिक्वायर है, तो इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये पी बी ए प्राइम नंबर, P क्या है ना, एक प्राइम नंबर है। If P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स, मान लो P एक प्राइम नंबर, मान लो एक प्राइम नंबर 3 एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, मतलब किसी का स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब मान लो 9 स्क्वायर, ऑब्वियसली 9 स्क्वायर होता है 81, 81 को 3 डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है? इसको मैं P की तौर पे ले रहा हूं और 9 को मैं A की तौर पे ले रहा हूं। Then P divides A, वो क्या बोल रहा है, ये P also divides A, obviously है ना। देखो ये P एक क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। वो बोल रहा है कि P divides A स्क्वायर, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे A तुम्हारा 9 है, तो obviously 3 divides 9, 3 होता है। चलो और एक क्वेश्चन और एक लेते हैं हम लोग एग्जांपल। मान लो आपका P 5 है, P आपका 5 है, P आपका 5 है, ठीक है। अच्छा मान लो P डिवाइड्स A स्क्वायर, A स्क्वायर हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर, ऑब्वियसली 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 100 को 5 डिवाइड कर देगा, 20 आंसर आएगा। ये सुनो, ये सुनो, तो वो बोल रहा है कि 5 10 को भी डिवाइड कर पाएगा, तो 5 10 को भी डिवाइड कर पाएगा। ये आपका कौन बोलता है ना, थ्योरम 1.2। समझ में आ रहा है ना। चलो तो उसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 5, जो कि है आपका प्रूव दैट, सॉरी नॉट एग्जाम्पल 5, उसके बाद थ्योरम 1.3 जो कि है आपका √2 इज इरेशनल। उसके बाद थ्योरम 1.3, देखो ये जो थ्योरम है ये प्रूव आता है, ये जो 1.3 का थ्योरम है ये थ्योरम का प्रूव आता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखा गया है कि बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड का क्वेश्चन है मतलब आपका PA1 एग्जाम में, आपके हाफिली एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1.2 क्या है ना, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। इस प्रूफ को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अच्छा क्या करेंगे ना, ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूफ होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो प्रूफ शुरू करते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल। अच्छा क्वेश्चन में प्रूफ क्या करने के लिए दे रहा है ना, √2 इज रेशनल, और हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं ना, √2 रेशनल है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब अपोजिट मेथड, एक तरह का हम बोल सकते हैं अपोजिट मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि नहीं हम बोल रहे नहीं, क्वेश्चन दे रहा है √2 इरेशनल, हम बोल नहीं √2 इरेशनल नहीं, हम यस मान लेते हैं √2 रेशनल है। तो अगर रेशनल है तो √2 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q फॉर्मेट में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर क्या है ना, इंटीजर्स। ये सुन लो, both are integers and P and Q are co-primes। ये सुनो, अच्छा co-primes का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। co-prime का मतलब P and Q are co-prime का मतलब हाईएस्ट फैक्टर 1, और हम इसी के ऊपर बेस करके प्रूव करेंगे। देखो कैसे होता है। अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो बच्चों मैं जैसे लिखा हूं, जिस तरह से मैं स्टेप लिख रहा हूं, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि स्टेप के लिए मार्किंग है आपका। अगर आप कुछ मिस कर दे, इसका मीनिंग इधर उधर हो गया, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। चलो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा ना, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू P² बाय Q स्क्वायर। समझ में आया। स्क्वायरिंग किया, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, P न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। रेडी।
चलो अब क्या आ जाता है ना, 2q square is equal to p square, that implies q square is equal to p square by 2। मैं 2 को सिर्फ डिनोमिनेटर को ले आया तो क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स p स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसका मतलब क्या है ना, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर हुआ तो 2 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, p होगा। ये सुनो 2 डिवाइड्स p कहां पे ना, इसके पहले वाला थ्योरम में पढ़े थे, है या ना। अगर 2 एक प्राइम नंबर है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 2 सिर्फ a को भी डिवाइड कर पाएगा, हम लोग पढ़े थे ना। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और ये हो गया हाफ कंप्लीट हुआ। और हाफ देखते हैं, लेट p इज इक्वल टू TC। आप याद रखो ये जो सब्स्टिट्यूशन, अगर √3 होता तो 3c लेते, अगर √5 होता तो 5c लेते, √7 होता तो 7c लेते। आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन न्यूमरेटर को करना, किसको करना ना, न्यूमरेटर को करना। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम न्यूमरेटर को 2c ले या डिनोमिनेटर को 2c ले, तो आप ये वर्ड याद रखना, आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन न्यूमरेटर के साथ करना, ठीक है। और इक्वेशन 2 देते हो इसको, करेक्ट। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी गेट, देखो हम 1 क्या लिए थे, ये इक्वेशन, उसको लाके इसमें डालेंगे, क्या निकलेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर बाई 2, दैट इंप्लाइज q स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर बाई 2, कैंसिल होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा 2c स्क्वायर, दैट इंप्लाइज q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। देखो इस एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आ गया ना आपका, ये फॉर्मेट में आ गया ना वो, तो क्या हो जाएगा ना, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ तो थ्योरम 1.2, 2 डिवाइड्स q। अब देखो कुछ बच्चों का सवाल भी रहता है, क्या सर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम 1.2, लिखोगे तो वेरी गुड, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई मार्क नहीं काटेगा, ठीक है। अच्छा आप एक चीज मार्क करो, यहाँ पे p को 2 डिवाइड कर पा रहा है, q को भी 2 डिवाइड कर पा रहा है, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो 2 होगा ना, है या ना। यहाँ पे p को 2 डिवाइड कर पा रहा है और q को भी 2 डिवाइड कर पा रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन हमने क्या दिया था कंडीशन, p एंड q आर को-प्राइम, कॉमन फैक्टर 1 है, यही कंट्राडिक्ट करता है, मतलब हम जो अज्यूम किए थे, हम लोग जो अज्यूम किए थे वो रॉन्ग है, समझ में आ रहा है ना। सो हेंस p एंड q have at least 2 as their common factor, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं फैक्टर which contradict the fact that p and q are co-primes, p and q are co-primes, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, गलत साबित कर देता है। hence our assumption is wrong, हम जो assumption किए थे वो गलत है। assumption क्या किए थे ना, √2 is rational, अगर वो गलत है सही क्या है, therefore √2 is irrational, √2 is irrational। बच्चों इसको ना पूरा लिख के प्रैक्टिस करो अच्छे से, 3 क्वेश्चन इससे बनता है, √2, √3, √5, √7 के साथ भी आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, ये देखा गया कि हर एग्जाम में आया है, पिछले 5 साल 10 साल में ये क्वेश्चन गारंटेड आता है, स्कूल के एग्जाम में भी आता है, हाफिल एग्जाम में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है और आपका अनुवाद में भी आता है, किसी ना किसी सेट में आपको मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एग्जांपल 5 थ्योरम, जो प्रीवियस थ्योरम प्रूव किए थे, √2 इज इरेशनल, सेम क्वेश्चन है, उसके √2 की जगह सिर्फ √3 है, हम उसको लेके प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में। लेट अस assume that √3 is रेशनल। क्या assume करेंगे ना, √3 आपका रेशनल है। अगर ऐसा है तो √3 कैन बी रिटन एज इन द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब p by q, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q
are integers and P and Q are co-primes. Co-primes मतलब HCF कितना होगा दोनों का 1 होगा। ठीक है, चलो क्या था नेक्स्ट स्टेप ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम अगर दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग करें तो क्या मिलेगा ना, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई Q का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। क्या होगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। Q को स्क्वायर को लेके 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब 3 को यहाँ ले आऊंगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 3 हो गया आपका। तो क्या लिखेंगे हम लोग ना, 3 डिवाइड्स P स्क्वायर बाय थ्योरम क्या हुआ था 3 डिवाइड्स P है ना, और इसको इक्वेशन 1 देते हैं, जिससे √2 प्रूव किए थे सेम वैसे, बस 2 की जगह 3 और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग थ्योरम में पढ़े थे कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, पढ़े थे ना। वैसे अगर 3 डिवाइड्स P स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स P आल्सो बाय द थ्योरम वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं बोला था एक टर्म न्यूमरेटर, किसको आप याद रखो, कौन से टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, क्यों मैं न्यूमरेटर बोल रहा हूं बच्चों, किसी स्कूल में यहाँ पे P बाई Q के बदले A बाई B सिखाया जाता है, वो भी करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना। तो उस टाइम आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं, तो आप याद रखना मैं हमेशा न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या होगा, लेट न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा P है, लेट P इज इक्वल टू 3C। मैं बोला था √2 आएगा तो 2C लेना, √3 आएगा तो 3C लेना, √5 आएगा तो 5C लेना, √7 आएगा तो 7C सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 डालो और इक्वेशन 1। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप ना, substituting equation 2 in 1 we get, क्या मिलेगा हमको, अगर सेकंड बिट को लेके फर्स्ट बिट में डाल देंगे, क्या था आपका Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3, मतलब 3C स्क्वायर बाय 3, वही था ना। यहाँ पे P की जगह हम लोग डाले 3C, रेडी। तो दैट इंप्लाइज Q स्क्वायर हो जाएगा 9C स्क्वायर बाई 3, कैंसल होने से ये हो जाएगा 3, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, 3 यहाँ आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू C स्क्वायर। मतलब क्या हुआ देखो, 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 3 को डिवाइड्स Q स्क्वायर करेंगे तो C स्क्वायर निकल रहा है, वही होगा ना। तो 3 डिवाइड्स C स्क्वायर, सॉरी 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 3 डिवाइड्स Q। बात है, तो देखो यहाँ पे 3 P को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 3 Q को डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे Q का फैक्टर 3 है एंड P का फैक्टर 3 है, मतलब कॉमन फैक्टर 3 है। लेकिन हम लोग क्या लिए थे, कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि P एंड Q को प्राइम मतलब कंट्राडिक्ट करता है, ये को प्राइम के कंडीशन को कंट्राडिक्ट गलत साबित कर रहा है, मतलब हम लोग जो एज्यूम किए थे वही गलत है। हम क्या एज्यूम किए थे ना, √3 इज इरेशनल, वही गलत है। ठीक है, सो देयरफॉर P एंड Q have at least 3 as their common factor, सही बात है, which leads to the contradiction, to the fact that P and Q are co-primes। ये जो P and Q का co-prime को फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है। क्यों कंट्राडिक्ट करता है ना, आपका कॉमन फैक्टर 3 निकल रहा है, जबकि कंडीशन ये बोलता है कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q are co-prime, hence our assumption is wrong, therefore
√3 इज इरेशनल, देयरफॉर √3 इज इरेशनल। समझ में आया? ठीक है, प्रूफ, प्रूफ लिखना बिल्कुल मत नहीं भूलना, प्रूफ कंपलसरी प्रूफ लिखना बच्चों। इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार में भी नहीं होता है प्रैक्टिस करो, इसको 100% क्लियर करो। ये गारंटेड क्वेश्चन है, मतलब गारंटेड मतलब ये देखा गया है कि हर साल एग्जाम में आता है, स्कूल एग्जाम में भी देखा गया, आपका हाफ ईयरली में भी देखा गया, प्री बोर्ड में देखा गया, इवन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लो। हाँ, नंबर चेंज हो सकता है, √2 की जगह √5, √5 की जगह √2 ऐसे आ सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है आपका? एग्जाम्पल 6। देखो बच्चों, ये एक टाइप 1 क्वेश्चन है, इसका एक दूसरा टाइप क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या है? एग्जाम्पल 6 में दिया है सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। मैं इसको इरेज कर देता हूं। एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन भी आपके सामने लिख देता हूं, सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन में सिर्फ √2 इज इरेशनल था, नहीं तो √3 इज इरेशनल था। अब वो एक रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर एडेड या सब्ट्रैक्टेड फॉर्मेट में देगा, कभी कभी मल्टीप्लाई डिवीजन फॉर्मेट में भी देता है। समझ में आ रहा है ना? पहले जो इरेशनल नंबर वो इंडिविजुअल था, मतलब सिर्फ √2 था, नहीं तो सिर्फ √3 था, नहीं तो सिर्फ √5 था। लेकिन अभी वो कुछ एडेड फॉर्मेट में, मतलब कुछ √3 के साथ 2 ऐड कर देगा, या फिर √2 से 5 माइनस कर देगा। देखो इस फॉर्मेट, ये मैं इसको टाइप 2 बोलता हूं। टाइप 1 में सिर्फ √2, √3, √5, √7 इस तरह का क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि वो टाइप 1 का क्वेश्चन, मतलब आपको याद रखने के लिए, ऐसा कुछ टाइप सेग्रीगेट नहीं किया गया है, आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं। या फिर ऐसे देगा √3/2, ये टाइप 2 के अंदर आएगा। इसका प्रोसीजर, इसका सॉल्विंग प्रोसीजर अलग है, इसका सॉल्विंग प्रोसीजर हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 5 √3 को देगा, सिर्फ प्रूफ दैट 5 √3 इज इरेशनल। समझ? तो इसका राइटिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग है इसमें से, टाइप 1 से, इसलिए मैं इसको जस्ट टाइप 2 बोल रहा हूं। तो देखो, तो हम लोग बात करेंगे एग्जांपल आपके 6, जो कि प्रूफ दैट 5 - √3 इज इरेशनल। किस तरह से? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ दैट 5 - √3 इज इरेशनल। ठीक है, देखो बच्चों, आप अगर चीजों को टाइप वाइज नहीं देखोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन में। क्योंकि देखो अभी एग्जांपल पे यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे दे सकता है पता है? मैं बताता हूँ। ये तो हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन है, लेकिन क्या करेगा वो, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा इसमें कुछ ऐड कर देगा। कैसे ऐड कर देगा ना? गिवन दैट, देखो क्वेश्चन कैसे वो ऐड करके बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। गिवन दैट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे इसको ना देख के सिर्फ √3 इज इरेशनल को, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए वैसे करने लगते हैं और अपना मार्क लूज करते हैं। ठीक है, ये पार्ट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका जो प्रूफ वो कैसे होगा मैं डिस्कस करता हूं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और आने का चांसेस भी है। प्लीज इस टाइप 2 क्वेश्चन को, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये भी आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ही प्रूफ होगा। कैसे? let us assume that 5 - √3 is rational। ठीक है, ये भी assumption में और contradiction मेथड में ही प्रूफ होगा। अगर ऐसा है तो 5 - √3 को लिख सकता हूं p/q, जहां पे q is not equal to 0। p and q are co-primes and co-primes मतलब HCF1, और एक कंडीशन में छोड़ दिया, p and q are integers। प्लीज राइट all the conditions, कुछ भी मिस मत करो। आप लोग कुछ टीचर को चांस ही मत दो कि आपके स्टेप मार्किंग में कहीं पे मार्क काट दे। समझ में आ रहा है ना? कहीं पे
स्टेप मार्किंग, देखो बच्चों क्या होता है, जनरली ऐसा होता है, मान लो आपके, देखो मैं दो हिस्सों में, मैं किसी को भी ये करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो अगर दो तरह का पेपर है, एक एग्जाम, एक जो कॉपी चेकिंग करे उन टीचर के सामने दो तरह का क्वेश्चन है। एक कॉपी में आउट ऑफ 80 वो बच्चा 58, 60, 62 ऐसा रख रहा है, ठीक है, और दूसरी कॉपी ऐसा है जो कि 80 आउट ऑफ 80 है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो दोनों बच्चे क्या किए, कहीं पे ये राइटिंग में इधर उधर कंडीशन वगैरह ये वो थोड़ा छोड़ दिए, तो ज्यादा चांसेस है कि जिस बच्चे ने, ऐसा तो नहीं होता है सबके लिए बराबर मार्किंग होता है, फिर भी कभी कभी टीचर बोलता है हाँ ये बच्चा तो 45, 50 रखा है, चलो इसको थोड़ा हाफ मार्क ज्यादा दे देते। लेकिन अगर बच्चा 80 आउट ऑफ 80 रख रहा है और आप यहाँ पे कोई स्टेप मिस कर दिए, गारंटी है कि आपका मार्क काटा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग तो प्रिपरेशन 100% के लिए कर रहे हैं, तो हम सारा स्टेप, आप 9th में क्या किए, क्या करते हैं, कभी कभी स्टेप ओमिट कर देते हैं, प्लीज 10th में बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को ये पता नहीं कि कौन सा स्टेप मुझे स्किप करने से मार्क मिलेगा, कौन सा स्टेप मार्क स्किप करने से मार्क नहीं मिलेगा, वो कंफ्यूजन में रहते हैं। मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपका ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये स्टेप ओमिट कर दूं मुझे मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी केसेस में स्टेप ओमिट करने से मार्क मिलता है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन में स्टेप ओमिट करने से मार्क नहीं मिलता है। तो बच्चों हम ये जो सब जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, स्टेप ओमिट ही नहीं करेंगे, सारा स्टेप करेंगे, कुछ भी ओमिट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? आप पूरा दिमाग से हटाओ मुझे कुछ स्टेप ओमिट करना है, नहीं, सारा स्टेप मैं करके आऊंगा, ताकि टीचर को कहीं पे भी चांस ना मिले, आपका कुछ हाफ मार्क भी कट करने को उसको चांस ना मिले, सारा स्टेप करेंगे। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। देखो इसमें और स्क्वायरिंग नहीं होगा, जैसे √2 √3 में स्क्वायरिंग कर रहे थे, आपका इसमें और स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, इसमें ना जो रूट वाला पार्ट है उसको इंडिविजुअल कर देंगे, मतलब उसको अकेला बना देंगे। कैसे? देखो यहाँ पे 5 - √3 है, तो √3 को वो साइड ले लो, आप ये लेफ्ट साइड में भी रख सकते हो, राइट साइड में भी रख सकते हो, क्योंकि माइनस से इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ ताकि √3 पॉजिटिव हो जाए। अगर प्लस होता तो उसी को वही साइड में रखता। मैं पॉजिटिव का क्वेश्चन वाला भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये आपके इजीनेस के लिए है। दैट इंप्लाइज क्या होगा, √3 को अगर शिफ्ट कर दूंगा, 5 = p/q प्लस √3, प्लस था शिफ्ट हो गया, अब उसको अकेला बनाना है, मतलब p/2 को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा 5 - p/q = √3, ठीक है। नहीं तो आप पूरा को फ्लिप भी कर सकते हो, पूरा फ्लिप हो जाएगा तो नो चेंज, आपका रूट वाला नंबर लेफ्ट आएगा, ठीक है। चलो एक ही फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मैं आपको क्या करता हूं, देखो पहले यहां से ट्रांसफर हो गया, ये प्लस हो गया, तो अभी क्या करो, पूरा दोनों टर्म को फ्लिप कर दो, तो नो चेंज p/q प्लस √3 = 5। मैंने पूरा टर्म को फ्लिप कर दिया, देयर विल बी नो साइन चेंज। दैट इंप्लाइज अभी p/q को हटाते हैं, मैं इसको अलग कर अकेला बना रहा हूं, 5 - p/q, रेडी, ठीक है ना। मैं √3 को ये साइड लिया, प्लस बन गया, ये पूरा टर्म को फ्लिप कर दिया, तो √3 और p/q का टर्म लेफ्ट साइड आ गया। अभी p/q को ट्रांसफर करना, मेरा काम है √3 को अलग करना। अच्छा, दैट इंप्लाइज √3 = 5, अच्छा 5 - p/q में q एलसीएम ले लेते हैं, q एलसीएम हो जाएगा तो 5q - p, खत्म हो गया। जब सारा टर्म चला जाए, ये अकेला बन जाए तो काम खत्म। तो क्या लिखेंगे ना, RHS 5q - p/q इज रेशनल, हाँ या ना। अच्छा क्यों रेशनल, आप पूछोगे ऐसा क्यों रेशनल, ऐसा क्यों, आपको कैसे पता वो रेशनल, मैं बोलता हूं। देखो यहां पर p/q हम रेशनल लिए, एंड pq को इंटीजर लिए, क्या इंटीजर नंबर रेशनल नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे p रेशनल है, यहाँ पे q भी रेशनल है, क्योंकि वो इंटीजर है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर जितने भी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है, इसलिए p भी रेशनल है, q भी रेशनल है, ये q भी रेशनल है और 5 भी रेशनल है, मतलब ये टोटल टर्म रेशनल है। आज लिखेंगे, आज p, q and 5 are रेशनल नंबर, समझ में आ रहा है। अच्छा बीच में क्या है,
इक्वल टू ए। अच्छा, अगर ये बीच में इक्वल टू ए और ये रेशनल हुआ तो ऑब्वियसली ये भी रेशनल होगा, है या ना। बीच में अगर नॉट इक्वल टू है तो सोच सकते हैं हाँ ये क्या है, लेकिन बीच में इक्वल है मतलब ये टर्म अगर रेशनल होगा ये भी रेशनल होगा। दैट इंप्लाइज, देखो यहाँ पे इंप्लाइज दे रहा हूं, LHS √3 इज रेशनल। देखो हमारा जो एज्यूम किए थे यहाँ पे उसका एंड रिजल्ट ये निकला, क्या ये सही है? नहीं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √3 is irrational. Hence our assumption is wrong. हम जो assume किए थे स्टार्टिंग में वो गलत है। Therefore 5 minus √3 is irrational. Understood? This is proved. Please proof लिखना मत भूलना। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में आता है। प्लीज इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो। इसका हायर लेवल क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7। ये आपका कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 7 क्या है क्वेश्चन, देखो मैं आपको बोला था ना, एक प्लस माइनस वाला नंबर आता है, एक मल्टीप्लाइड होके नंबर भी आता है। एक प्लस माइनस वाला नंबर आता है और एक मल्टीप्लाइड होके भी नंबर आता है। तो हमारा एग्जाम्पल 7 में क्या क्वेश्चन है ना, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। हम दिखाएंगे 3√2 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करेंगे? देखो मैं आपको बोला था प्लस माइनस वाला नंबर आता है, जैसे 2 प्लस √3, या माइनस वाला नंबर √3 माइनस 7, मल्टीप्लाइड डिवीजन वाला भी नंबर आता है, जैसे ये नंबर देखो 3√2 मल्टीप्लाइड है, या फिर ऐसा भी आ सकता है √2/7, इससे भी आ सकता है 1/√2, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन देखो जहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन है आप समझ लेना ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम √2 √3 की तरह प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका LHS RHS ये वाला पार्ट करके हम प्रूफ करेंगे। चलो वही इसको भी वही assumption में प्रूफ करते हैं। let us assume that क्या assume करेंगे, let us assume that 3√2 is rational। अगर 3√2 assume कर रहे हैं रेशनल है तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 3√2 can be written as p/q. Q is not equal to 0. P and Q are integers and P and Q are co-primes. मतलब HCF कितना है इसका 1 है। कंडीशन 100% नीट एंड क्लीन लिखना, कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं। तो देखो बोला था सिर्फ उस जो इरेशनल नंबर है जो √2 वाला पार्ट है उसको रखना, बाकी सबको शिफ्ट कर देना। तो 3 उधर चला जाएगा, दैट इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू p/3q। q यहाँ पे मल्टीप्लाइड, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो खत्म। ये अकेला हो गया तो खत्म। वही काम करेंगे क्या ना, RHS p/3q इज रेशनल। क्यों रेशनल? व्हाट इज द रीजन इट इज रेशनल? क्योंकि यहाँ पे p भी रेशनल, 3 भी रेशनल, q भी रेशनल। आज p, q and 3 are रेशनल नंबर्स, इसीलिए तो पूरा रेशनल। और ये इक्वल है, एक रेशनल इक्वल टू दूसरा नंबर मतलब ये भी रेशनल होगा इक्वलिटी के हिसाब से। दैट इंप्लाइज LHS √2 इज रेशनल। अगर ऐसा है क्या ये सही बात है? नहीं। दिस contradict the fact that √2 is irrational। ये √2 is irrational फैक्ट को ये गलत साबित कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब hence our assumption, हम जो assume किए थे वो गलत है, is wrong। Therefore 3√2
इज इरेशनल, इज इरेशनल प्रूफ। समझ में आया? तो ये आपका टोटल एग्जाम्पल्स है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का कवर करेंगे, और एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए हम लोग शुरू करेंगे आपका डिसर्नल साइमल्टेनियसली पॉलिनोमियल भी हम लोग सेकंड चैप्टर इसका शुरू कर देंगे। तो बच्चों, आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको कौन से रिलेटेड, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसमें से डाउट है। मैं आपको, अगर आप बोलेंगे कुछ हायर वर्जन क्वेश्चन कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका अलग सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।